करने की इच्छा शक्ति नहीं थी, नियत साफ नहीं थी। वे लोग पहले भी नहीं करना चाहते थे, आज भी करने की इच्छा शक्ति नहीं है। जो कार्य हो रहा है उस कार्य को डिस्टर्ब करना है, हर हाल में उसको कर तो नहीं सकते, लेकिन उसके खिलाफ दुष्प्रचार करके, अफवाह फैला करके माहौल को खराब करने का काम। आप देख रहे होंगे दुनिया संकट में है, दुनिया के सामने अनेक संकट चल रहे हैं, उथल पुथल है, तमाम देशों में इमरजेंसी लागू हो गई है, लोगों में वहां संशय का माहौल बना हुआ है। गल्फ वार के नाते अस्थिरता का माहौल है, तमाम देशों ने अपने यहां लोगों की सर्विस को में कट करना प्रारंभ कर दिया है, कार्य के घंटे और वेजेज के स्थिति को कम करना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि अब उनकी इकोनॉमी जवाब दे रही है। अमेरिका में, अमेरिका जैसे दुनिया का देश जिसका खाड़ी के देशों पे निर्भरता कम है, वहां पे पेट्रोलियम उत्पादों के दाम आसमान छू रहे हैं। भारत के अगल बगल के देशों में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सबकी हालत खराब है। अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थितियां चल रही है, लेकिन इन सब में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके भारत दुनिया के अंदर एकमात्र देश जो लगातार अपनी यात्रा को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। इसलिए क्योंकि भारत के पास मोदी जी जैसा एक विजनरी लीडरशिप है। आपने देखा होगा दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ रहे हैं, मोदी जी ने आपूर्ति को स्मूथ तो बनाया ही, पेट्रोलियम उत्पादों के दाम को नियंत्रित करने के लिए उस पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी को भी कम करके देश की जनता को, 145 करोड़ की जनता को राहत दी है। ये अकेले भारत के अंदर हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हो रहा है। अब मुझे बताइए, मोदी जी जो ये 145 करोड़ लोगों को राहत दे रहे हैं, क्या इसका लाभ केवल भाजपा के लोग ले रहे हैं क्या? क्या इसका लाभ केवल एक वर्ग विशेष ले रहा है क्या? पूरा देश ले रहा है। सरकार का निर्णय इसी प्रकार का यूनिफॉर्म होता है, बिना भेदभाव के सबको एक समान दृष्टि से उस योजना के साथ जोड़ने का कार्य, और वह आज देश के अंदर देखने को मिल रहा है। आप सोचो, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, तो मोदी जी को रोकने के लिए किस किस प्रकार के निम्न स्तरीय प्रयास प्रारंभ हुए हैं, कैसे अफवाह फैलाई जा रही है, कैसे माहौल को दुष्प्रचार में बदलने का काम हो रहा है, कैसे अफवाह फैला करके कि कहीं बोला, जब कोई बोलता है कि साहब वो 14 यानी जो सिलेंडर, रसोई गैस का सिलेंडर 14 किलो का होता है, उसके बारे में कि साहब वो 10 किलो उसमें से खाली हो गया है, अब केवल 4 किलो मिलेगा। किस प्रकार की बचकानी हरकतें लोग करते हैं। कोई झूठी अफवाह फैला करके साहब लॉकडाउन लग जाएगा, फालतू की बकवास करते हैं। ये अफवाहबाज देश का नुकसान कर रहे हैं। जनता के कार्य में जहां किसी भी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं, सब कुछ स्मूथ चल रहा है, हर एक को दिया जा रहा है, लेकिन चैलेंज केवल भारत के पास नहीं, दुनिया के पास एक चैलेंज है। तो दुनिया के उस चैलेंज को, आज के दिन पे कोई ऐसा तो है नहीं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि खाड़ी में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, हर एक व्यक्ति को मालूम है। तो उस चैलेंज को देखते हुए हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य बनता है कि हम भी
इस समय किसी अफवाह पे ध्यान देने की बजाय हम भी देश के अंदर देश की लीडरशिप के द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाता है हम भी उसका पालन करें, अफवाह में न पड़े। अगर रसोई गैस का सिलेंडर 25 दिन चलना है घर में, कि हम 7वें दिन लाइन लगाने के लिए क्यों खड़े हो जा रहे हैं? अगर हमारी गाड़ी की टंकी पूरी है और ये गाड़ी की टंकी अगले 4 दिन चल सकती है, तो हम वहां से पेट्रोल निकाल करके और क्यों फिर लाइन में खड़े हो जा रहे हैं? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हमें किसी अफवाह में नहीं, जब सरकार आपके साथ खड़ी है, हर स्तर पर खड़ी है। कोविड जैसी महामारी के दौरान मोदी जी ने अपनी परवाह नहीं की, सड़कों पर उतर करके वैक्सीन दिए, हर प्रकार की सुविधाएं दी। तो फिर जब देश की लीडरशिप फ्रंट फुट पर आकर के देश को संबल दे रहा है, तो हम विश्वास खो चुके इन अफवाहबाजों के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? एकदम नहीं पड़ना चाहिए, किसी को नहीं पड़ना चाहिए। और मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से, इन अफवाहबाजों से जो हमेशा समाज का और देश की अपूर्णीय क्षति करने पर उतारू होते हैं, इनसे हमें सावधान और सतर्क होकर के हमेशा सतर्क होना होगा। क्योंकि जब ये सत्ता में थे, इन्होंने कुछ नहीं किया, न युवाओं के लिए किया, न महिलाओं के लिए किया, न अन्नदाता किसानों के लिए किया, न श्रमिकों के लिए किया, न कामगारों के लिए किया, न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई सुविधा दी, न ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा दी, न अच्छे संस्थान खोले, किसी भी दिशा में प्रयास नहीं किया। और जब जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया, तो अब वह स्वयं तो बेदखल हो चुके हैं, स्वयं तो विश्वास खो चुके हैं और दुष्प्रचार करके, अफवाह फैला करके पूरे समाज को गुमराह करने का कार्य भी कर रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना होगा, सतर्क रहना होगा। क्योंकि संकट के समय, चुनौती के समय अफवाह फैला करके अव्यवस्था फैलाना भी एक प्रकार का राष्ट्रद्रोह है। और इस राष्ट्रद्रोह को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करना चाहिए और किसी भी राष्ट्रभक्त नागरिक को इस प्रकार के अफवाह को खंडन भी करना चाहिए और ऐसे लोगों की चुनौती का जवाब देने के लिए आगे आना चाहिए। कहना चाहिए वे गलत बात करते हो, कहां समस्या है, और अगर है हम सामूहिक रूप से देश के साथ मिलकर के समस्या का मुकाबला करेंगे। यही हमारी राष्ट्रभक्ति कहती है और ये हमारा दायित्व भी बनता है। आप मुझे बताइए, ये नियुक्तियां 17 के पहले भी इसी पारदर्शी तरीके से हो सकती थी, हो सकती थी। ये जेवर का एयरपोर्ट 17 के पहले भी बन सकता था। मैं पिछले दिनों, अभी 3 दिन पहले, मैं भारत नेपाल बॉर्डर पर एक गांव में गया था। वह गांव शारदा और सरयू नदी के तट पर स्थित है। गांव पूरी तरह कट गया है। 500 लोग गांव में रहते हैं। एक भी परिवार के पास पक्का मकान नहीं। गत वर्ष वहां एक दुर्घटना हो गई थी, 9 लोग डूब के मर गए थे। 12 लोगों को वहां से किसी प्रकार से निकाला गया नदी से, और जब वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ वहां काम कर रही थी, तो क्रोकोडाइल के यानी मगरमच्छ के झुंड वहां पर उनको फेस कर रहे थे। उन्होंने मुझे मैसेज किया वहां से, क्योंकि मैं यहां से रेस्क्यू को वॉच कर रहा था, देख रहा था, तो मैंने उनसे पूछा। उन्होंने कहा साहब क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा है और ये हमला कर सकते हैं। आप सोचिए, एक तरफ नदी क्रोकोडाइल से भरी हुई पूरी, और दूसरी तरफ घना जंगल,
आप सोचो, बहराइच से वहां जाने में समय लगते हैं लगभग 40 किलोमीटर दूर, घने जंगल के बीच। वहां पे जंगली हाथी, बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्गा, अजगर, बड़े मोटे सांप, और उनके बीच में 500 लोग रह रहे थे। ऑपरेशन के बाद के दौरान ही मुझे अगले दिन वहां जाने का अवसर मिला था। मैं गया वहां, मैंने जैसे तैसे अपना चॉपर लैंड किया। एक भी पक्का मकान नहीं था, कोई कनेक्टिविटी नहीं। मैंने उनसे कहा सामान लेने के लिए कैसे आप जाते हैं? उन्होंने कहा साहब यहां से किसी प्रकार से बैलगाड़ी से कुछ दूर जाते हैं, फिर नाव से जाते हैं, फिर पैदल जाते हैं, फिर कोई टैक्सी या जीप मिल जाती है तब जा करके। तो एक दिन यहाँ से हम बहराइच के लिए निकलते हैं, फिर रात्रि को वहाँ कहीं मिल जाए रुकने के लिए वहाँ रुकते हैं, फिर अगले दिन सामान खरीद करके फिर वहाँ से आते हैं। और पैसा चूंकि हमारे पास रहता नहीं, इसलिए बहुत बाजार से जाने की कोई आवश्यकता नहीं। साल में एक आध बार कपड़ा खरीदने के लिए, बाकी हमारी पूरी जिंदगी जंगल के बीच में ही कंदमूल खाने में ही व्यतीत हो जाती है। तो हमारी सरकार ने तय किया कि भाई इन लोगों को यहां से निकाल करके इनका पुनर्वास करना चाहिए। हम लोगों ने उन सभी परिवारों को, उनमें वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़ी जाति के हैं, उन सभी परिवारों को हम लोगों ने वहां से रेस्क्यू करवा करके और फिर बहराइच के पास उनके लिए जमीन ली, उनको एक एक आवास की व्यवस्था, उनके लिए जमीन का पट्टा, और प्रत्येक परिवार को इन सब के साथ साथ 21 लाख रुपए अतिरिक्त दे करके उनको कहा कि भाई आप यहाँ पे रहेंगे और आपकी व्यवस्था यहीं पे, सारी सुविधाएं अब आपको यहाँ पर मिलेंगी। उनके लिए पार्क, स्कूल, आंगनबाड़ी और राशन की दुकान, ये सब कुछ उनको लिए उपलब्ध करवाया गया। उनके लिए राशन कार्ड बनवाए गए, सब कुछ उनके लिए अब तैयारी वहां की गई है। ये काम पहले भी हो सकता था, लेकिन जब सरकार के पास संवेदना हो तब सरकार इसके बारे में सोचेगी। मुझे उसके उपरांत गोरखपुर जाने का अवसर प्राप्त हुआ। साइबर फॉरेंसिक लैब का मुझे मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ। खैर, मैं गया वहां, देखा मैंने साइबर क्राइम से भारत ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरा देश और पूरी दुनिया तबाह है। और साइबर अपराध किस हद तक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर दे रहा है, कैसे कैसे उसको अपने मोह जाल में फंसा करके किस तरीके से उसको पूरी तरह कंगाल कर दे रहा है। और प्रतिदिन सामान्य अपराध की तुलना में हम देखते हैं कि साइबर से जुड़े हुए अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। स्थिति क्या थी 2017 के पहले? उत्तर प्रदेश के अंदर एक साइबर थाना था, केवल एक। मैंने कहा भी ये साइबर थाना कितने हैं? एक। तो मैंने कहा एक और खोल दो। फिर मुझे लगा कि देखिए आज से 9 वर्ष पहले मैंने कहा ये एक तो बहुत कम है। मैंने कहा ये काम करो, सभी 75 जनपदों में एक एक खोल दो। फिर 75 जनपदों में एक एक खोलने के बाद आया मेरे मन में, मैंने कहा भी हमारे पास 1681 थाने हैं, सभी में एक एक हेल्पलाइन भी दो। फिर उनके लोगों की ट्रेनिंग कराई गई। हमारे पास फॉरेंसिक लैब नहीं थी। 25 करोड़ की आबादी में 2 फॉरेंसिक लैब। हमने कहा भी इनकी संख्या बढ़ाओ। ये ग्रेड की 12 लैब हम लोगों ने बनाई, 6 अभी निर्माण